तो अब हम देखते हैं टॉपिक ट्राइबल रिवॉल्ट्स ऑफ छोटा नागपुर। ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने फाइट किया हो तो वो ये लोग थे, छोटा नागपुर के ट्राइबल पीपल। जो वहाँ की आदिवासी कम्युनिटी थी झारखंड की, वो एरिया है वहाँ का छोटा नागपुर रीजन। और यहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो ज़्यादातर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही पाए जाते थे, जैसे कि रांची, सिंघभूम और संथल परागना। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के ट्राइबल ग्रुप्स ने ही ज़्यादातर रिवोल्ट किया था। और यहाँ पे मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी थी? संथल्स, मुंडास, कोल्स और ओरायंस। ये चारों ट्राइब्स को मिला के वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 80% तो यही लोग थे। अब देखते हैं कोल रेबेलियन। 1820 में क्या हुआ था? सिंघभूम के राजा ने ये मान लिया था कि हाँ चलो, ब्रिटिश बहुत पावरफुल है हमसे और हमसे ज़्यादा सुपीरियर है, तो ये लोग जैसा कहेंगे, जो कहेंगे हम मानेंगे। और कोल ट्राइब्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। इसीलिए इन लोगों ने 1831 और 1832 में रिवोल्ट किया था। बाद में मुंडा ट्राइब भी इनके साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे इमीडिएट कॉज क्या था कोल रेबेलियन का, कोल अपराइजिंग का? सबसे मेन कारण क्या था? इमीडिएट कॉज वो ये था कि वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स थे उनको दबाया जा रहा था। किसके द्वारा? नॉन आदिवासी ठेकेदार्स के द्वारा, जिनको हम कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं, या फिर फार्मर्स ऑफ रेंटेड लैंड्स। ठीक है, वो फार्मर्स जो अपना लैंड रेंट पे दूसरों को देते हैं ताकि उस पे खेती करें। तो कोल, मुंडास और ओरायंस, इन तीनों आदिवासी कम्युनिटीज ने मिलके इन आउटसाइडर लैंडलॉर्ड्स मतलब डीकूज, इन लोगों का घर जला दिया, इन लोगों को मार दिया। और इसी रेबेलियन को फिर आगे जाके ब्रिटिश ने दबा दिया था। और 1862 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रजिस्टर बनाया जिसमें जितना भी ट्राइबल लैंड है उसके बारे में सारा का सारा रिकॉर्ड बनाया गया कि ट्राइबल लैंड किसका है, कितना है, कौन है इसका मालिक, ये सब। और ये ज़्यादातर रजिस्टर फेवर करता था लैंडलॉर्ड्स को, ना कि वहाँ के आदिवासियों को। अब देखते हैं हम लोग संथल रेबेलियन। तो संथल लोग अभी का जो झारखंड है वहाँ पे रहते थे। और कौन कौन सी वजह थी जिसके वजह से संथल लोग ने रिबेल किया ब्रिटिश के सामने, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया गया, जिससे उनको पता चला कि उनका जो लैंड था पहले, अब वो उनका लैंड नहीं रहा, अब उसके नए मालिक आ गए हैं, वो हैं ब्रिटिश। ब्रिटिश लोगों ने ये लैंड संथल्स को दिया तो था, लेकिन कहा था कि हम इसके मालिक हैं, आप अपना ये लैंड अपने पास रखो, उस पर खेती करो, और जो भी रेवेन्यू होता है वो रेवेन्यू का कुछ हिस्सा हमें हर बार देते रहना। लेकिन जितना रेवेन्यू पे करना था वो इतना ज़्यादा था कि संथल्स को एक्स्ट्रा मनी चाहिए था। और ये एक्स्ट्रा मनी लेने के लिए वो लोग मनी लैंडर्स से, ट्रेडर्स से लोन लेते। अब ये मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स लोन देते वक्त काफ़ी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखते। तो ये बेचारे संथल्स जब अपना इंटरेस्ट रेट ना चुका पाते, ना ही अपना लोन भर पाते, तो मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स संथल्स का लैंड ले लेते। तो इनकी जो कंडीशन थी वो और भी ख़राब हो चुकी थी मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स की वजह से। दूसरा ये था कि वहाँ पे मिशनरी एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी। मिशनरी एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो क्रिश्चियनिटी धर्म को फैलाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए जो क्रिश्चियनिटी के साधु संत लोग होते हैं, वो जो लोगों को क्रिश्चियन धर्म अपनाने पे कन्विंस करते हैं, तो इन लोग की एक्टिविटी भी बढ़ गई थी। इसीलिए वहाँ के संथल्स लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। और 1780s में एक रिवॉल्ट हुआ था जिसके लीडर थे तिलखा माझी। लेकिन इस रिवॉल्ट को आगे जाके दबा दिया गया ब्रिटिश ने। लेकिन 1855 में जो रिवॉल्ट हुआ तो वो काफ़ी मेजर रिवॉल्ट हुआ था। इसके 4 लीडर थे, 4 भाई थे इसके, सिद्धू, चांद, कान्हू और भैरव। ये चारों भाइयों ने मिलकर लीडरशिप की थी इस बड़े रिवॉल्ट की। बहुत सारे मनी लैंडर्स को, ट्रेडर्स को और पुलिस को और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट्स को अटैक किया था, उनको मार दिया था। तो स्टार्टिंग में तो ब्रिटिश लोग हार गए, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को बुलाया और हजारों संथल्स को मार दिया गया और इस रेबेलियन को क्रश कर दिया गया। बाद में ब्रिटिशर्स को पता चला कि हाँ, संथल्स लोग हमसे बहुत परेशान हैं। उन्होंने एक एक्ट लाया जिसका नाम है संथल परागनास टेनेंसी एक्ट। इस एक्ट के द्वारा ये बताया गया कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि संथल्स कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा, संथल्स का ओवर एक्सप्लॉइटेशन या फिर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में और मुंडा रिवॉल्ट।
सो ये रिवॉल्ट क्यों हुआ था? इसका मेन मकसद ये था कि उनको अपना हक चाहिए था, उनको अपने राइट्स वापस चाहिए थे। ये वो राइट्स थे कि वो उस धरती के रियल मालिक वो हैं, और वहाँ से मिडलमैन और ब्रिटिश को बाहर निकालना चाहते थे। ये इनका मेन मकसद था। अब 1865 में एक एक्ट पास किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसको बोला गया फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट को अब ये हक मिल चुका था कि वो किसी भी फॉरेस्ट लैंड को गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर कर सकते हैं, और वहाँ के आदिवासियों के जो ट्रेडिशनल राइट्स थे कि वो किसी फॉरेस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे ग्रेजिंग करा सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं, वहाँ के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, ये ट्रेडिशनल राइट्स के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया था उसमें। बाद में 1882 का जो एक्ट आया, फॉरेस्ट एक्ट 7, वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि कोई भी फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी फॉरेस्ट का प्रोडक्ट कुछ भी बन रहा है वहाँ पे वो ट्राइबल्स यूज़ नहीं कर सकते। तो इन सब की वजह से आदिवासियों ने प्रोटेस्ट किया, और जब ब्रिटिश ने देखा कि ये लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एक और एक्ट ला दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। अब इस एक्ट के वजह से जितने भी आदिवासी ग्रुप ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उन लोग को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। फिर भी ये लड़ाई चलती रही, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवॉल्ट था वो था लेट 18 सेंचुरी में बिरसा मुंडा के अंडर जो रिवॉल्ट हुआ था, वो सबसे बड़ा रिवॉल्ट था। तो आगे हम जानेंगे बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा बहुत, और उसने क्या क्या किया था, इनिशियल सिचुएशन क्या थी वहाँ की, ये सब। सो बिरसा मुंडा एक यंग आदिवासी था, और उसने सबसे लंबी स्ट्रगल लड़ी थी ब्रिटिश की पॉलिसीज़ के खिलाफ। वो पॉलिसीज़ जिसके वजह से ट्राइबल्स लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता लोकल मनी लेंडर्स के द्वारा, लोकल जमींदार्स और मनी लेंडर्स के द्वारा। तो ऐसी पॉलिसीज़ का अपोज सबसे लंबे समय तक इन्होंने किया था। इनका जन्म हुआ था 1875 में, और ये 25 साल तक जिए। इनके माइंड में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस बात को लेकर हुआ था कि जो ट्राइबल चीफ लोग थे, वहाँ के सरदार, वो जितना प्रोटेस्ट कर रहे थे रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ, इसका इनके दिमाग में काफ़ी असर पड़ा था। तो ट्राइबल चीफ लोग जो रिस्ट्रिक्शंस हुए थे ना, ब्रिटिश सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शन डाले थे कि आपको किसी भी तरह के ट्रेडिशनल राइट्स नहीं मिलेंगे, आपको फॉरेस्ट का कोई भी सामान यूज़ नहीं करना है, ना तो फॉरेस्ट में ग्रेजिंग करनी है, हंटिंग करनी है, कुछ नहीं करनी है। तो जो ट्रेडिशनल राइट्स थे मुंडा के फॉरेस्ट के ऊपर, वो सारे छीन गए थे। तो इसके खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था, उसका इनके दिमाग पर काफ़ी असर पड़ा था। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्क्राइब बिरसा मुंडा एंड हिज लाइफ, तो ये आप इतना लिख सकते हो। कहाँ से? यंग आदिवासी से लेकर पूरा ट्रेडिशनल राइट्स तक। तो बिरसा मुंडा ने क्या किया था स्टार्टिंग में, वो हम देखते हैं। तो काफ़ी सारे जो मेंबर थे मुंडा ट्राइब के, वो उन लोगों ने मिलके पेटिशन फाइल की थी। पेटिशन मतलब एक ऑफिशियल पेपर होता है, उस पर साइन करके, अपना सब कुछ लिख के साइन करके ये बताया था कि हमें अपने पुराने जो पूर्वजों के जो राइट्स हैं, हमारे ओल्ड एंसेस्ट्रल राइट्स, वो हमें वापस चाहिए। वो कौन से राइट्स थे कि हम जंगल में जाके लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं, हमें हमारे पुराने राइट्स चाहिए। एक तो ये, और दूसरा बिरसा मुंडा ने काफ़ी सारे आदिवासी फार्मर्स को लेकर एक पेटिशन फाइल की थी, जिसमें रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे जितने भी फॉरेस्ट ड्यूज़ हैं उसको कैंसिल कर दो। मतलब फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को हम जो यूज़ कर सकें, और उसके खिलाफ हमें जो आपको पे करना पड़ता है उसको कैंसिल कर दो। लेकिन इन दोनों बातों से कुछ भी निकल के नहीं आया, कुछ भी हुआ नहीं। और यहाँ के आदिवासी जो ट्रेडिशनल मेथड अपना रहे थे कल्टीवेशन की, उसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था, जबकि ब्रिटिश की डिमांड थी कि उनको क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। इसलिए ब्रिटिशर्स ने बाहर वालों को बुलाया, ताकि बाहर वाले आएंगे, अपनी मॉडर्न मेथड्स, अपनी अलग मेथड से कल्टीवेशन करेंगे और खेती करेंगे। फिर 1874 में मुंडा चीफ्स की जितनी भी अथॉरिटी थी, मुंडा चीफ्स ट्राइब्स की जितनी भी अथॉरिटी थी, वो धीमे धीमे ख़त्म होती गई। और ये अथॉरिटी किसको मिल गई? न्यू लैंड ओनर्स को और ठेकेदार्स को। और कुछ विलेज में ऐसा भी हुआ था कि आदिवासी अब बेचारे सिर्फ और सिर्फ फार्म लेबरर्स, खेत में काम करने वाले मजूर बन के रह गए थे। तो इन सबको देख के, बहुत सारा सहन करके, फिर बिरसा मुंडा ने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ स्टार्ट कर दी, सीरीज ऑफ वॉर स्टार्ट कर दी मिड 1890s में। सो जो पहला उसने रिवॉल्ट किया था उसको तो ब्रिटिश ने दबा दिया 1895 में। इसके बाद इसने अपनी अलग टेक्निक अपनाई। इन्होंने
गुरिल्ला वॉरफेयर चालू कर दिया। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है कि एनिमे पे कभी भी सरप्राइजिंगली आप अटैक कर दो, कभी भी किसी भी टाइम पे, दिन में या रात में, कभी भी। तो ये सरप्राइज अटैक्स किए गए उन जगहों पे जो ब्रिटिश के नज़दीक में थे, या फिर उन लोगों पे जो ब्रिटिश को काफ़ी वफादार थे। इसके बाद बिरसा मुंडा ने एक मेजर अटैक किया ब्रिटिश के ऊपर, जिसमें बहुत सारे पुलिसमैन को, खासकर पुलिसमैन इसमें मारे गए, बिल्डिंग्स को डैमेज कर दिया गया। लेकिन इसी फाइट के अंदर काफ़ी सारे हंड्रेड्स ऑफ मुंडास ये भी डेड हो गए ब्रिटिश की फायरिंग के वक्त। ये जो रिवॉल्ट हुआ था, इस रिवॉल्ट को वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उलगुलन। इस रिवॉल्ट ने ब्रिटिश को हिला के रख दिया था, और ब्रिटिश के लिए बिरसा एक हेडेक बन गया था, सिर दर्द बन गया था। आखिर में हुआ क्या, बिरसा का ही एक इंसान, बिरसा का ही एक मैन, उसने बिरसा को धोखा दिया और धोखे से उसको गिरफ्तार करवा दिया 1900 में। और कुछ ही दिन बाद ये पता चला कि बिरसा मुंडा की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ कॉलेरा।